नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के बाद आपका एक भी प्रश्न कभी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 10वां है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनमें से किसी भी वैकेंसी की परीक्षा देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए, यानी वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहां पर हमें क्या दिया है, एशिया दिया है, यूरोप दिया है और जापान दिया है, और इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया था और यहां पर एमटीएस जीटी 2023 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोल्व करते नहीं भी आता तो ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पर हमें दिया क्या है, एशिया दिया है, फिर यहाँ पर यूरोप दिया है, फिर यहाँ पर जापान दिया है। तो इन शब्दों को तो आप सुने होंगे कि ये शब्द क्या है। तो देखिए ये शब्द क्या है, एशिया एक महाद्वीप है जिसके अंदर हम रहते हैं, एक यूरोप भी एक महाद्वीप है और जापान एक देश है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे एशिया का, तो ये हमारा क्या हो गया, एशिया का डायग्राम बना है। ठीक है, फिर दूसरा डायग्राम बनाएंगे हम यूरोप का। अब देखिए यूरोप का डायग्राम हम कहाँ पर बनाएंगे, तो हम साइड में बनाएंगे, क्योंकि यूरोप एक महाद्वीप है जो एशिया में नहीं आता है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, एशिया के पास बना लेंगे। फिर देखिए अब हमारा बच्चा किसका है, जापान का बच्चा है। अब जापान को हम कहाँ पर बनाएंगे, साइड में बनाएंगे या फिर यूरोप के अंदर बनाएंगे या फिर एशिया के अंदर। तो देखिए यहाँ पर एक जापान एक देश है और ये किसके अंदर आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एशिया के अंदर जापान का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो हमारा डायग्राम तीनों शब्दों का बन चुका है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी में दिया है, तो सी वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी एक शब्द का डायग्राम बनाना। जैसे हमने एशिया का बनाया, फिर हम देखिए एशिया और फिर हमने यूरोप का बनाया, तो एशिया और यूरोप का कोई भी संबंध नहीं था, तो हम क्या करें, इनको अलग अलग बनाया। फिर देखिए हम क्या करें, जापान का बनाए, तो जापान को हमने देखा, तो जापान को हम क्या करेंगे, ये एशिया के अंदर आता है, तो हम क्या करें, एशिया के अंदर बना दिए। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बना, इस टाइप से बना। तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही होगा। तो सबसे पहले आपको हमेशा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन शब्दों को समझना कि इस शब्द में कोई आपस में रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आपका हमेशा प्रश्न सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो आपको यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि यहाँ पर अक्षर की एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला में जो अगला अक्षर रिक्त स्थान है यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए आरपीएफ 2019 और एमटीएस सीजीएल 2022 में भी ये प्रश्न पूछा था। तो प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, हमें अल्फाबेट तो पता होगा, एबीसीडी तो आती ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इनके क्या करना है, अंक लिखना है। जैसे यहाँ पर बी हमारा 2 नंबर पे आता है तो 2 को लिखेंगे। ठीक है, बी हमारा 2 पे आता है, फिर सी हमारा 3 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद अब हमें अंकों को ध्यान से देखना है। तो अंकों को देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए 2 के बाद 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 7 लिखा, फिर 11 लिखा, फिर 13 लिखा। यानी आपको यहाँ पर एक क्लू दिखा होगा। क्लू क्या है, तो आपको ये पता होगा कि जैसे 1 फिर 3 5 7 9 ये संख्या कौन सी है, विषम है। फिर 2 4 6 8 ये संख्या कौन सी है, तो ये संख्या सम है। फिर देखिए यहाँ पर 2 3 5 7 11 ये संख्या कौन सी है, तो ये संख्या अभाज्य संख्या है। तो ये आपको यहाँ पर दिखा होगा कि संख्या कौन सी चल रही है। ठीक है, और इसी पे यहाँ पर अक्षर लिखा है, तो यहाँ पर संख्या अभाज्य चली है। ठीक है, जिसे 2 के बाद तीसरा अभाज्य, फिर 5वां अभाज्य, फिर 7वां अभाज्य, फिर 11वां भी अभाज्य है,
13वां भी अभाज्य है। ठीक है, तो 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है हमें ये पता करना है। तो आपको ये पता होगा कि 13 के बाद अभाज्य संख्या हमारी कौन सी आती है, 17 आती है। ठीक है, कौन सी आती है, 17 आती है। तो यहाँ पर कौन सी आती है, 17 आती है, यानी कि अगली हमारी अभाज्य कौन सी होगी, 17 होगी। ठीक है, तो 17 नंबर पे जो ABCD में 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है ये हमें पता होना चाहिए। तो 17 नंबर पे कौन सा आता है, Q आता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर कौन सा अक्षर हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया है Q, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर के प्रश्न ने दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों ये एनालॉजी का प्रश्न है। हमें यहाँ पर पूछा है कि जैसे 352 का संबंध 40 से है तो हमें यहाँ पर 452 का बताना है। तो अब देखिए अगर यहाँ पर 352 का 40 है तो यहाँ पर क्या होगा। तो जब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर देखिए संख्या कौन सी बड़ी है और यहाँ पर छोटी संख्या लिखे और यहाँ पर बड़ी है, हमें भी यहाँ पर छोटी संख्या ही बताएंगे। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले ये देखना है क्या इसका ये वर्ग हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो अब क्या करना है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इनको आपस में जोड़ देते हैं, जैसे 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो हमें क्या करूंगा, देखिए 3 और 5 8, 8 और 2 10, आपस में जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपस में जोड़ने पर 10 हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने किया। हमें कैसे भी 40 बनाना है। अब देखिए अगर हम इसका आपस में गुणा कर देते हैं तो देखिए 3 पंजे 15 और 15 दूना 30 और यहाँ पर गुणा करने पर कितने हो रहे, 30 आ रहे। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर 40 लिखा है तो हम भी क्या करेंगे, सेम तरीके से एक बार तो इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, यानी इन सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। हमने 11 लिखा। फिर देखिए जैसे यहाँ पर हम गुणा किया था तो यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 पंचे 20 और 20 दूना 40, यानी यहाँ पर गुणा करने पर कितने हो रहे थे, 40 हो रहे, तो हमने 40 लिखा। जैसे यहाँ पर जोड़ा था तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। अब 11 और 40 कितने होते हैं, तो 11 और 40 आपको पता होगा 51 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 51 होते हैं। तो जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया था, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप लॉजिक को समझिए, तरीका समझिए प्रश्नों को सोल्व करने का। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, RRB LLP ALP एंड TSC में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर देखिए जैसे 4 के बाद 9 लिखा है, फिर 25 लिखा है, फिर यहाँ पर देखिए 49, फिर 121, फिर 169, तो अगली संख्या कौन सी आएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम अभी सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो अक्षर का था और यहाँ पर अंकों का है, तो इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिएगा, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न SSC GD 2022 और RPF SI में भी पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन संख्या को ध्यान से देखना है। तो ये संख्या क्या है, तो ये संख्या 2 का वर्ग है, फिर 9 हमारा क्या है, तो 3 का वर्ग है, 25 हमारा क्या है, तो ये 5 का वर्ग है, 49 क्या है, तो ये 7 का वर्ग है, 121 क्या है, तो ये 11 का वर्ग है, और 169 क्या है, तो ये 13 का वर्ग है। आपको यहाँ पर संख्या दिखी होगी, देखिए संख्या क्या चल रही है, 2 3 5 7 11 13, इनका वर्ग है, यानी संख्या यहाँ पर भी अभाज्य चल रही है। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, अगली हमारी 17 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 17 का वर्ग आ जाएगा। अब 17 का वर्ग कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 17 का वर्ग होता है 289। ठीक है, कितना होता है, 289। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो आकृति, इन वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, किस टाइप की आकृति कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक करके काउंट नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। ये भी प्रश्न RPF RRB NTPC 2018 में ही पूछा था। ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंगल वालों को गिनेंगे तो 1 2
3 4 5 6 7 8, यानी सिंगल वाले हमारे कितने 8 है, तो हम उसे अलग लिख लेंगे। ठीक है, सिंगल हमारे 8 है। फिर देखिए ये जो एरो दिख रहा है इसके सामने हमें 1 लिखना है, फिर दूसरा है तो यहाँ पर 2 लिखना है, फिर तीसरा है तो यहाँ पर 3 लिखना है। देखिए यहाँ पर तीसरे एरो के सामने 3, फिर चौथे एरो के सामने 4। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये लिखते आना चाहिए। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 चौको कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 3 का 3 से करेंगे तो 3 3 9, और हमेशा पीछे से ही करना। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, फिर देखिए यहाँ पर 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही होगा। ऐसा करने के बाद सभी संख्या को जोड़ लेना है। ठीक है, तो देखिए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25, 25 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 29, 29 में 1 को जोड़ेंगे तो 30 और 30 में 8 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे। यानी जो आकृति है हमें यहाँ पर कितने वर्गों की संख्या है 38 से। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो तरीका आपको समझना है, सबसे पहले हमने सिंगल वाले को काउंट करा तो 8 आया था, फिर हमने इन एरो में लिखा 1 2 3 4 एरो था तो 4 लिखा, यहाँ पर भी 4 था तो 4 लिखा। फिर यहाँ पर हम क्या करें, आपस में पीछे से आमने सामने की संख्या को गुणा कर दिया। जो गुणा करने पर जो संख्या लिखी थी उन सभी को भी जोड़ दिया, तो जोड़ने पर जो संख्या आती है वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गों की संख्या। तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर के प्रश्न में दिया है कि दी गई, ठीक है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। अभी हमने वर्गों की संख्या ज्ञात करे थे, अब यहाँ पर हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जैसे ये एक हमारा सिंगल त्रिभुज होता है तो ऐसे ही हमें काउंट करना है, लेकिन आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका को समझिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4, यानी एरो कितने 4 है, तो क्या करना है आपको लिखना है 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ऐसा करके सभी को जोड़ लेना है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 4 को जोड़ेंगे 10। सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे 10। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर भी 4 हो रहे हैं, तो इनको भी सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 10 ही हो जाएंगे। यहाँ पर भी गिनेंगे 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर 4, यानी यहाँ पर भी 4 तक होने, तो इनको भी जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 10 ही हो जाएंगे। यानी ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज की संख्या हो जाएगी, तो हम इन सभी को जोड़ेंगे 10 और 10 20, 20 और 10 30, यानी यहाँ पर कितनी हो गई 30 हो गए। ठीक है, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो प्रश्नों को अच्छे से समझिए, सोल्व करने का तरीका। आप क्या करते हो, फटाफट से ऑप्शन लगा देते हो और आगे बढ़ जाते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा रीजनिंग में प्रश्नों को समझना है, फिर से सोल्व करना है। ठीक है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ समय बाद आपको मैं चैप्टर वाइज वीडियो दूंगा जिसमें आप रीजनिंग में कभी भी कोई सी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, देखिए हमने यहाँ पर वर्गों को काउंट किया है, त्रिभुज को काउंट किया है, यहाँ पर अभी आयत। ठीक है, तो नीचे दी गई आकृति में आयत की संख्या ज्ञात करें। यानी आपको देखिए वर्गों की संख्या पूछ सकता है, आयत की पूछ सकता है और त्रिभुज की, तो मैं यहाँ पर तीनों बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आयत में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ही तरीका है कि ईरो में क्या करना है, ईरो देखिए यहाँ पर 1 लिखना है, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 2, फिर 3, यहाँ पर 4। ये यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे थे, वर्गों में क्या कर रहे थे, पीछे से पीछे वाली संख्या को गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, सभी संख्या को जोड़ लेना है। इधर से भी जोड़ना है, इधर से भी, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, हमने 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 4 10, इधर भी जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 10। यानी हमने जो जोड़ा है, ठीक है, कितना आया है 10 आया है, तो दोनों तरफ से जो 10 10 आया है, ठीक है, इनका क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 10 का 10 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में आयत की संख्या कितनी है 100 है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, त्रिभुज है तो वहां पर लिख के सभी को जोड़ना है और आपस में जोड़ना है। अगर वर्ग दिया है तो आपको लास्ट से लास्ट वाली संख्या का गुणा करके जोड़ लेना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर आयत पूछा है तो आपको क्या करना है, सभी संख्या को इधर से भी जोड़ लेना है और इधर से भी जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसको आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ये तीनों तरीके आप याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा था, देखिए कहाँ पर पूछा था, आरआरबी ग्रुप डी,
यहाँ पर देखिए शिफ्ट भी देखिए 5/11/2018 शिफ्ट सेकेंड में पूछा था। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या करना, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, इस पासे को क्या करना है, खोलना है। अगर आपको पासे खोलते या बंद करते या विपरीत बताते नहीं आता है तो इसके ऊपर मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर आप पूरा देख लोगे तो आप कभी भी पासे को गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक तरीका होना चाहिए। हमें क्या करना है, इस पासे को खोलना है। समझिए क्या करना है, इस पासे को खोलना है। अब खोलने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। देखिए जो हमारी ये जो बिंदी दिख रही है और ये बिंदी दिख रही है, ये आपस में कभी भी विपरीत नहीं होगी। ये आपको भी पता होगा, विपरीत हमेशा छुपे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपस में कभी विपरीत नहीं होगी। फिर देखिए इस बिंदी के सामने जो वाइट बोर्ड है, ठीक है, ये भी आपस में, ये भी क्या है, आपस में विपरीत नहीं होंगे। या इस बिंदी से ये वाइट वाला भी आपस में विपरीत नहीं होगा। जो हमें दिख रहा है ये कभी भी आपस में विपरीत नहीं होगा। ठीक है, अब आपको इन पासों में विपरीत देखते आता होगा और नहीं आता तो देख लीजिए। इनमें क्या करना, एक छोड़ के एक देखना, इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत ये होगा, जो बचा वो उसका विपरीत होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत ये होगा और जो बचा वो इसका विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये हो जाए, ये बचा जो इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, जो बचा ये इसका विपरीत हो जाएगा। लेकिन हम इस पासे को खोलना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ऑप्शन को देखने की कोशिश करें, समझे। हमें क्या देखना है कि ये जो है इसको, ये कभी भी आपस में विपरीत नहीं होंगे। तो देखिए व्हाइट का यहाँ पर व्हाइट विपरीत है तो ठीक है, ये तो हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पर इस आकृति का इस चित्र का विपरीत है, यानी ये जो दोनों चित्र आपस में विपरीत यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि आपस में विपरीत नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका विपरीत इसका है तो यहाँ पर तो ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसका विपरीत इसका है तो ये भी ठीक है क्योंकि ये इसका विपरीत नहीं हो सकता। फिर देखिए यहाँ पर इसका विपरीत ये, यानी कि हमें जो नहीं दिख रहा है यहाँ पर उसका विपरीत है, मतलब ऑप्शन हमारा बी वाला सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका विपरीत ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बिंदी का विपरीत ये व्हाइट वाला हो सकता क्या, नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पड़ोसी है। ठीक है, ये विपरीत नहीं हो सकते। यहाँ पर भी देखिए इस चिन्ह और इस व्हाइट वालों का यहाँ पर भी ये पड़ोसी है तो ये भी विपरीत नहीं हो सकते, इसीलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 90 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिशा और दूरी का प्रश्न है। प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा, क्या करते हैं अपन, दिशा और दूरी, यानी कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब हमें जो जैसा प्रश्न कह रहा है हमें ऐसा चल के जाना है। खुद आप चल के जाइए, बस आप वहां से उठ के मत जाइएगा, बस आप अपनी ओर से इमेज करें कि आप जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है, यानी यहाँ पर आप बैठे हो। ठीक है, ये आप बैठे हो, यानी कि मैं यहाँ पर साइड में बिठा देता हूँ। यहाँ पर आप बैठे हो और यहाँ से आप उत्तर में जा रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ से आप उत्तर में ऊपर की ओर जा रहे हैं और कितना गए, 6 मीटर, तो हम यहाँ पर 6 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर और पूर्व में 8 मीटर जाता है। यहाँ जाने के बाद पूर्व में 8 मीटर, यानी कि ये इधर जाएगा, तो यहाँ से ये 8 मीटर पूर्व में जा रहा है तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे, यानी आप यहाँ पर अभी पूर्व में 8 मीटर गए। उसके बाद और दक्षिण में 6 मीटर गया। देखिए अब यहाँ से वापस ये दक्षिण नहीं कि दक्षिण यहाँ पर देखिए इधर नीचे है तो नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर दक्षिण में 6 मीटर गया तो 6 को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए और दाएं मुड़कर 3 मीटर जाता है। अब ये दक्षिण में नीचे जा रहा है, आप देखिए आप पीछे घूम जाओगे तो आपका दाएं वाला यानी कि राइट हैंड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर कितना चला, 3 मीटर। ठीक है, कितना, 3 मीटर, तो हम यहाँ पर 3 को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से चलना शुरू किया था और ये यहाँ पहुँच चुका है, तो यहाँ की ये वाली दूरी कितनी है, ये प्रश्न पूछा। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली दूरी। अब देखिए यहाँ से 6 मीटर गया, फिर 8 गया, फिर 6 वापस आ गया, यानी ये तो घट जाएगी। अब देखिए ये तो 6 वापस आ चुका है, इनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए 8 में से ये 3 इतना वापस आ चुका है, तो हम 8 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं, यानी कि यहाँ की दूरी कितनी बचेगी, 5 बचेगी। ठीक है, तो कितना अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पर। ठीक, तो ऑप्शन में देखेंगे 5 मीटर, तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ये प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल
25/1/2019 शिफ्ट 3rd में पूछा था। ठीक है, आप अगर यकीन नहीं हो तो आप चेक कर लीजिए, पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इस तरफ इसका डायग्राम कैसा बनेगा ये देखना है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, यानी इसके अंदर ये इधर इधर उधर 3 लाइन बन जाएगी। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी में दिखा है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका दर्पण बनेगा तो ये पलट जाएगा, तो पलटा हुआ सी पर हमें ऑप्शन सी में ही दिखा है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और 10 में से आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।